हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुराग जायसवाल। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में शिक्षक भर्ती परीक्षा और सीजी टेट 2026 के एक महत्वपूर्ण विषय बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत बच्चों में सामाजिक विकास को पढ़ने जा रहे हैं। यह हमारे इस वीडियो सीरीज का दूसरा भाग है और इस वीडियो में हम लोग एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत, ब्रोनफेन-ब्रेनर का पारिस्थितिक सिद्धांत और बच्चों में सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक को पढ़ेंगे। हम लोग आज के वीडियो में जितना टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आप लोगों को परीक्षा में बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो चलिए हम लोग ज़्यादा विलंब न करते हुए अपने आज की इस वीडियो लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। तो हम लोग अपने आज के इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले समाजीकरण के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग जो पहला समाजीकरण का सिद्धांत देखेंगे उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है मनोसामाजिक सिद्धांत। तो हम लोग कौन सा सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं? मनोसामाजिक सिद्धांत। तो जो मनोसामाजिक सिद्धांत है इसको देने वाले कौन थे? तो इसको देने वाले थे एरिक्सन। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है इस सिद्धांत को एरिक्सन ने दिया था। तो आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मनोसामाजिक सिद्धांत को किसने दिया था, तो उसका आंसर क्या रहेगा? एरिक्सन। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत एक विकासवादी सिद्धांत है जो बताता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व जीवन भर सामाजिक और मनोवैज्ञानिक संकटों से कैसे विकसित होता है। देखिए, एरिक्सन की मूल रुचि इस बात में थी कि बालकों, किशोरों आदि में व्यक्तिगत पहचान किस तरह से विकसित होती है और समाज इस पहचान को बनाने में किस तरह से उनकी सहायता करता है। देखिए, उनके सिद्धांतों में व्यक्तिगत, सांवेगिक तथा सांस्कृतिक या सामाजिक विकास को समन्वित किया गया है, इसलिए इस सिद्धांत को मनोसामाजिक सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत में व्यक्ति के जीवन को 8 चरणों में बांटा गया है। ठीक है, आप लोग को याद रखना है एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत में व्यक्ति के जीवन को 8 चरणों में बांटा गया है। अब हम लोग इन चरणों को एक एक करके पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो जो हमारा पहला चरण है वो कौन सा है? तो वो है विश्वास बनाम अविश्वास। तो चलिए हम लोग विश्वास बनाम अविश्वास चरण को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो हम लोग देखते हैं विश्वास बनाम अविश्वास चरण जन्म से लेकर लगभग 1.5 या 2 वर्ष तक की अवस्था तक रहता है। आप लोग को याद रखना है विश्वास बनाम अविश्वास जन्म से लेकर लगभग 1.5 या 2 वर्ष तक की अवस्था तक रहता है और इस चरण में बच्चों में 2 प्रकार के गुण विकसित हो सकते हैं, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। आइए अब हम लोग देखते हैं कि ये गुण किस प्रकार से विकसित होते हैं। तो इस चरण में बच्चों को अपने माता पिता तथा परिवार का स्नेह और उचित देखभाल मिलता है, जिससे उसमें सकारात्मक गुण विकसित होता है और उनमें विश्वास का भाव विकसित होता है। तो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो कौन सा गुण है? तो ये सकारात्मक गुण को दर्शाता है, जिसमें बच्चों को अपने माता पिता तथा परिवार का स्नेह और उचित देखभाल मिलता है और उचित देखभाल और प्यार मिलने से बच्चों में विश्वास का भाव विकसित होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके विपरीत जिन बच्चों के माता पिता तथा परिवार के अन्य लोग देखभाल नहीं करते हैं उनमें नकारात्मक गुण जैसे डर, ईर्ष्या आदि विकसित होता है और उनमें अविश्वास का भाव विकसित होता है। तो यहाँ पर जो गुण दिखाई दे रहा है वो कौन सा है? तो ये नकारात्मक गुण को दर्शाता है, जिसमें बच्चों के माता पिता तथा परिवार के जो अन्य सदस्य होते हैं वे बच्चों को ना तो उतने अच्छे से प्यार कर पाते हैं और ना ही उनका देखभाल कर पाते हैं, जिसके कारण उनमें अविश्वास का भाव विकसित होता है, जो आगे चलकर उनके व्यक्तित्व को भी प्रभावित करेगा। देखिए, शिशु के स्वस्थ व्यक्तित्व का निर्माण इस बात पर निर्भर करता है कि उसके ज़िंदगी में अविश्वास के अनुपात में विश्वास की मात्रा कितनी अधिक है। देखिए, यदि शिशु के जीवन में विश्वास की मात्रा अविश्वास की तुलना में बहुत ज़्यादा होगा तो उनका जो स्वस्थ व्यक्तित्व है वो अच्छे तरीके से निर्मित हो सकेगा।
इसके बाद जो हम लोग दूसरा चरण देखेंगे वो कौन सा है, तो वो है स्वायत्तता बनाम शर्म। तो हम लोग जो दूसरा चरण देखेंगे उसका क्या नाम है, स्वायत्तता बनाम शर्म। तो यह चरण लगभग 2 से 3 वर्ष तक की अवस्था तक रहता है। आप लोग को याद रखना है, स्वायत्तता बनाम शर्म जो चरण है वो लगभग 2 से 3 वर्ष तक की अवस्था तक रहता है। अब हम लोग देखते हैं कि स्वायत्तता क्या होता है। तो किसी व्यक्ति या समूह का बाहरी हस्तक्षेप या दबाव के बिना स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने और कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, स्वायत्तता कहलाती है। देखिए, जो स्वायत्तता है वो किस प्रकार से विकसित होता है, तो इस अवस्था का विकास बच्चों में तब होता है जब बच्चों को अपने माता पिता पर विश्वास हो जाता है। मतलब बच्चे इस अवस्था में खुद से कपड़े पहनना, खाना खाना पसंद करते हैं। इन सब में वे दूसरों का हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं, चाहे वे कपड़े बेमेल तरीके से पहने या खाना को गिरा गिरा कर खाए, उन्हें स्वयं से करने में ही अच्छा लगता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके विपरीत बच्चों को स्वतंत्रता नहीं देने से उनमें शर्म, शक, आत्महीनता जैसे भाव विकसित होता है। ठीक है, यदि बच्चों को हम लोग स्वतंत्रता नहीं देंगे तो उनमें शर्म, शक, आत्महीनता जैसे भाव विकसित होते हैं। मतलब जो माता पिता अपने बच्चों पर अत्यधिक नियंत्रण रखते हैं वे अनजाने में अपने बच्चों में आत्मसंदेह की भावना को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला चरण है वो है पहल बनाम अपराध बोध। ठीक है, तो हम लोग अब जो अगला चरण पढ़ेंगे वो कौन सा है, पहल बनाम अपराध बोध। तो जो यह चरण है वो बच्चों में 3 से 5 वर्ष तक की अवस्था में रहता है। आप लोग को याद रखना है, जो यह चरण है वो बच्चों में 3 से 5 वर्ष तक की अवस्था में रहता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब बच्चों में स्वायत्तता का भाव विकसित हो जाता है तो वे अपने आसपास के वातावरण में अन्वेषण करने लगते हैं। यहाँ पर अन्वेषण मतलब खोज करना। तो बच्चे अपने आसपास के वातावरण में खोज करने लगते हैं एवं नई दिखने वाली वस्तुओं को जानने के लिए उत्सुक होते हैं। बच्चों में उत्पन्न हो रही इस प्रकार की क्षमताओं को ही क्या कहा जाता है, तो उसे ही पहल कहा जाता है। देखिए, इस स्थिति में बच्चों को पहली बार यह एहसास होता है कि उनके जीवन का कोई खास लक्ष्य है जिसे उसे प्राप्त करना है। अभिभावकों के लिए यह आवश्यक है कि वे इस समय बालकों की प्रयास की सराहना करें। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके विपरीत जब अभिभावकों द्वारा बच्चों को कार्यों में भाग लेने से रोक दिया जाता है या माता पिता द्वारा बच्चों के प्रयास या पहल की आलोचना की जाए या दंडित किया जाता है तो बालकों में अपराध की भावना उत्पन्न होने लगती है। ठीक है, तो आप लोग को इसको याद रखना है, बच्चों में अपराध की भावना कब उत्पन्न होती है, जब अभिभावकों द्वारा बच्चों को कार्यों में भाग लेने से रोक दिया जाता है या माता पिता द्वारा बच्चों के प्रयास या पहल की आलोचना की जाए और उन्हें दंडित किया जाए तो बच्चों में अपराध की भावना का विकास होता है। इसके बाद जो हमारा अगला चरण है वो है परिश्रम बनाम हीनता। तो परिश्रम बनाम हीनता जो चरण है वो बच्चों में 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था में रहता है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, जो यह चरण है बच्चों में 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था में रहता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस चरण में बच्चे स्कूल और सामाजिक जीवन में अपनी क्षमताओं का पता लगाते हैं। जब बच्चे सफल होते हैं तो उनमें परिश्रम की भावना विकसित होती है जो उनमें योग्यता और आत्मविश्वास को बढ़ावा देती है। देखिए, किसी बच्चे का स्कूल के काम या खेल में सफल होने से उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है और उनमें सक्षमता आती है। ठीक है, यदि कोई जो बच्चा है वो स्कूल के काम या खेल में सफल होता है तो उसमें क्या बढ़ता है, तो उसमें आत्मविश्वास बढ़ता है और उनमें सक्षमता आती है। और जब आत्मविश्वास बढ़ेगा तो परिश्रम की भावना का भी विकास होगा। इसके विपरीत असफलता या नकारात्मक प्रतिक्रिया से उनमें हीनता की भावना आ सकती है जो बच्चों को अपने कौशल विकसित करने से रोकती है। ठीक है, तो इसको आप लोग को याद रखना है। इसके बाद जो हमारा अगला चरण है वो है पहचान बनाम पहचान भ्रांति। तो हम लोग जो अगला चरण पढ़ेंगे वो कौन सा है, तो वो है पहचान बनाम
पहचान भ्रांति। तो जो यह चरण है वो लगभग 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था तक रहता है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है जो पहचान बनाम पहचान भ्रांति है वो लगभग 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था तक रहता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यह किशोरावस्था का वह चरण है जहां युवा यह तय करने की कोशिश करते हैं कि वे कौन हैं, वे किस लिए हैं। इस अवस्था में किशोर अपने लिए एक सुसंगत पहचान विकसित करते हैं जो कि करियर, मूल्यों और सामाजिक भूमिकाओं को समझने से आती है। देखिए, जब कोई किशोर अपनी व्यक्तिगत पहचान के विभिन्न पहलुओं को समझता है और उन्हें एक साथ जोड़ता है तो वह एक मजबूत पहचान प्राप्त करता है और इसमें नैतिक विश्वास, राजनीतिक विचार, करियर के लक्ष्य और सामाजिक भूमिकाएं शामिल होती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यदि वे ऐसा नहीं कर पाते तो वे अनिश्चित, खोए हुए या अपनी भूमिकाओं के बारे में भ्रमित महसूस करते हैं। देखिए, यदि किशोर अपनी पहचान बनाने में संघर्ष करता है तो वह भ्रमित हो जाता है। उन्हें यह नहीं पता होता कि वे कौन हैं, समाज में उनका क्या स्थान है और उन्हें किस दिशा में जाना है। इसके बाद जो हमारा अगला चरण है वो है आत्मीयता बनाम अलगाव। ठीक है, तो अब हम लोग कौन से चरण पढ़ने जा रहे हैं? तो हम लोग आत्मीयता बनाम अलगाव पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो यह चरण है वो 20 से 30 वर्ष तक की अवस्था तक रहता है। आप लोग को याद रखना है जो आत्मीयता बनाम अलगाव चरण है वो लगभग 20 से 30 वर्ष तक की अवस्था तक रहता है और इस अवस्था में व्यक्ति परिवार, मित्र आदि के साथ गहरे, सार्थक, भावनात्मक संबंध बनाते हैं जिसे आत्मीयता कहा जाता है। देखिए, आत्मीयता के कारण व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को साझा कर पाते हैं और इससे रिश्ते मजबूत और स्थायी बनते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके विपरीत अलगाव का अर्थ है ऐसे घनिष्ठ संबंध बनाने में असमर्थता जिसके कारण अकेलापन, भावनात्मक दूरी और सामाजिक अलगाव महसूस होता है। देखिए, अलगाव के कारण अकेलापन, उदासी और निराशा की भावना विकसित होती है जिसके कारण संबंध बनाने में कठिनाई होती है। इसके बाद जो हमारा अगला चरण है वो है जननात्मकता बनाम स्थिरता। तो जो यह चरण है वो लगभग 30 से 50 वर्ष तक की अवस्था में रहता है। तो आप लोग को याद रखना है जननात्मकता बनाम स्थिरता जो चरण है वो लगभग 30 से 50 वर्ष तक की अवस्था में रहता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जननात्मकता का अर्थ अपने स्वयं के जीवन से परे भावी पीढ़ियों के लिए कुछ मूल्यवान या सार्थक बनाने और उनमें योगदान देने की इच्छा और क्षमता का विकास होना है। आप लोग को याद रखना है जननात्मकता का अर्थ अपने स्वयं के जीवन से परे भावी पीढ़ियों के लिए कुछ मूल्यवान या सार्थक बनाने और उनमें योगदान देने की इच्छा और क्षमता का विकास करना ही क्या कहलाता है? जननात्मकता कहलाता है। अब हम लोग इसको एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, यदि कोई जो व्यक्ति है वो अपने बच्चे और पोते पोतियों के पालन पोषण करता है या फिर कोई व्यक्ति है वो कार्यस्थल या अपने समुदाय में दूसरों को सलाह देने या उनका मार्गदर्शन करने का कार्य करता है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? जननात्मकता कहेंगे। इसके विपरीत स्थिरता एक ऐसी स्थिति है जब कोई व्यक्ति स्वयं के सुख सुविधाओं के लिए परेशान रहता है और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं कर पाता तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्थिरता कहते हैं। इसको हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, अपने बच्चों या परिवार की ज़रूरतों के प्रति यदि कोई व्यक्ति निष्क्रिय रहता है और केवल अपने बारे में ही सोचेगा तो उस व्यक्ति में अब क्या आ चुकी है? तो उसमें अब आ चुकी है स्थिरता। इसके बाद जो हम लोग अगला चरण देखेंगे वो है संपूर्णता बनाम निराशा। तो हम लोग अब जो अगला चरण देखेंगे वो कौन सा है? तो वो है संपूर्णता बनाम निराशा। तो हम लोग देखते हैं कि जो यह चरण है वो 60 वर्ष से मृत्यु होने तक रहता है। जो संपूर्णता बनाम निराशा चरण है वो 60 वर्ष से मृत्यु होने तक रहता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि व्यक्ति अपने पूरे जीवन पर विचार करता है और यदि उसने अच्छा जीवन जिया है तो उसे संतुष्टि मिलती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? संपूर्णता कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है
व्यक्ति अपने पूरे जीवन पर विचार करता है और यदि उसने अच्छा जीवन जिया है तो उसे संतुष्टि मिलेगी, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संपूर्णता कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि व्यक्ति में निराशा तब होती है जब अपने जीवन पर वो पछतावा करता है और महसूस करता है कि उसने अपना जीवन सही ढंग से नहीं जिया है। ठीक है, तो निराशा तब होती है जब व्यक्ति अपने जीवन पर पछतावा करता है और महसूस करता है कि उसने अपना जीवन सही ढंग से नहीं जिया है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने मनोसामाजिक सिद्धांत के 8 चरणों को देखा है। एक बार हम लोग उनका नाम को फिर से देख लेते हैं। तो पहला चरण है विश्वास बनाम अविश्वास, दूसरा चरण है स्वायत्तता बनाम शर्म, तीसरा चरण है पहल बनाम अपराध बोध, चौथा चरण है परिश्रम बनाम हीनता, पांचवा चरण है पहचान बनाम पहचान भ्रांति, छठवां चरण है आत्मीयता बनाम अलगाव, सातवां चरण है जननात्मकता बनाम स्थिरता और आठवां चरण है संपूर्णता बनाम निराशा। तो इन 8 चरणों को आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। सामाजिकरण सिद्धांत में हम लोग जो दूसरा सिद्धांत पढ़ेंगे उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है ब्रोनफेन-ब्रेनर का परिस्थिति परक सिद्धांत। ठीक है, तो जो हम लोग दूसरा सिद्धांत पढ़ेंगे उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है ब्रोनफेन-ब्रेनर का परिस्थिति परक सिद्धांत। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस सिद्धांत में बालक के विकास की व्याख्या सामाजिक संदर्भ के रूप में की गई है। मतलब इसमें यह बताया गया है कि बच्चों का विकास में समाज किस प्रकार से प्रभाव डालता है। ठीक है, तो इसको कौन बताया है, तो इसको ब्रोनफेन-ब्रेनर ने बताया है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक संबंधों के एक जटिल तंत्र जो उनके आसपास के वातावरण से प्रभावित होता है में विकसित होता है। इस सिद्धांत को जैव पारिस्थिति परक मॉडल की संज्ञा दी गई है। अब हम लोग देखते हैं कि इस सिद्धांत में 5 परस्पर जुड़ी प्रणालियां शामिल हैं। अब हम लोग इन 5 प्रणालियों के नाम को एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे माइक्रो सिस्टम या लघु तंत्र, दूसरा देखेंगे मेसो सिस्टम या मध्य तंत्र, तीसरा देखेंगे हम लोग एक्सो सिस्टम या बाह्य तंत्र, चौथा देखेंगे मैक्रो सिस्टम या वृहत तंत्र और पांचवा देखेंगे हम लोग क्रोनो सिस्टम या घटक तंत्र। ठीक है, तो ये 5 तंत्र हम लोगों को अच्छे से याद रखना है। जो कि किसने दिया था, तो इसको ब्रोनफेन-ब्रेनर ने दिया था। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को जो चित्र दिखाई दे रहा है वो क्या दर्शा रहा है, तो ये ब्रोनफेन-ब्रेनर का परिस्थिति परक सिद्धांत को दर्शाता है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर 5 तंत्र को शामिल किया गया है। तो हम लोग इन तंत्रों को अब विस्तार से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग माइक्रो सिस्टम या लघु तंत्र के बारे में देखते हैं। तो इसमें आप लोग को याद रखना है, इस तंत्र में बच्चा, उसका दोस्त, परिवार, स्कूल, पड़ोसी आदि शामिल होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि माइक्रो सिस्टम में कौन कौन शामिल होते हैं। तो इसमें बच्चा, उसका दोस्त, उसका परिवार, उसका स्कूल और उसके आसपास के पड़ोस शामिल होते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यह तंत्र बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से और सर्वाधिक प्रभावित करता है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, जो यह तंत्र है वो बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से और सर्वाधिक प्रभावित करता है। इसके बाद जो हमारा अगला तंत्र है वो है मेसो सिस्टम या मध्य तंत्र। ठीक है, तो जो दूसरा तंत्र हम लोग पढ़ेंगे वो कौन सा है, मध्य तंत्र। तो हम लोग देखते हैं कि इस तंत्र में बच्चे, परिवार, उनके दोस्त, पड़ोसियों आदि के बीच अंतः संबंध को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो इस तंत्र में बच्चे, परिवार, उनके दोस्त, पड़ोसियों आदि के बीच में जो अंतः संबंध होता है उसको किस में शामिल किया जाता है, तो मध्य तंत्र में शामिल किया जाता है। इसके बाद जो अगला तंत्र है वो कौन सा है, तो वो है एक्सो सिस्टम या बाह्य तंत्र। और जो एक्सो सिस्टम या बाह्य तंत्र होता है वो बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करती है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, यह तंत्र बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करती है। इसके अंतर्गत
किसको शामिल किया जाता है? तो इसके अंतर्गत सरकार, माता पिता के कार्यस्थल, धार्मिक संस्थान, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र आते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल किया जाता है? तो इसके अंतर्गत सरकार, माता पिता के कार्यस्थल, धार्मिक संस्थान, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र को शामिल किया जाता है। देखिए, एक बालक का इससे सीधा संबंध नहीं होता है, लेकिन ये बालक के जीवन को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। जैसे कि अभिभावक के कार्यस्थल में यदि कोई समस्या या तनावपूर्ण व्यवहार होता है, तो अभिभावक अपने कार्यस्थल का गुस्सा अपने घर पर, अपने परिवार के सदस्यों और बच्चों पर निकालता है, जिससे घर का वातावरण तनावपूर्ण हो जाता है और बालक का जीवन कष्टपूर्ण हो जाता है, और इससे उसके मानसिक और शारीरिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। इसके बाद जो हमारा अगला तंत्र है वो है मैक्रो सिस्टम या वृहत तंत्र, और इसमें सांस्कृतिक मूल्य, रीति रिवाज और नियम शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इसमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्य भी शामिल है। यहाँ पर जो मुख्य लिखा है वो क्या है? मूल्य होगा। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है। इसके अतिरिक्त इसमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्य भी शामिल होते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला स्तर है वो है क्रोनो सिस्टम या घटक तंत्र, और जो क्रोनो सिस्टम या घटक तंत्र है वो एक अस्थायी स्तर है। तो आप लोग को याद रखना है, यह एक अस्थायी स्तर है जो समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को संदर्भित करता है। इसमें बच्चे के जीवन में होने वाले परिवर्तन, जैसे माता पिता का तलाक या ऐतिहासिक घटनाएं जैसे युद्ध या आर्थिक मंदी भी शामिल है, जो सभी बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये 5 तंत्र अच्छे से याद रखना है, जिनको किसने दिया था? तो इसको ब्रोनफेन-ब्रेनर ने दिया था, और इस सिद्धांत को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इस सिद्धांत को हम लोग ब्रोनफेन-ब्रेनर का पारिस्थितिकी परक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इसके बाद अब हम लोग बच्चों में सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हम लोग पहला कारक पढ़ेंगे उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है परिवार। तो हम लोग देखेंगे कि एक परिवार बच्चों में सामाजिक विकास को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि बच्चों के सामाजिक विकास में परिवार एक प्रमुख एवं प्राथमिक संस्था होता है, क्योंकि बच्चों को सबसे पहले सामाजिक मूल्य, नियम और अन्य अपेक्षाएं परिवार ही सिखाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बच्चों का सामाजिक विकास सबसे पहले परिवार के माध्यम से ही होता है। ठीक है, तो देखिए, परिवार पहला ऐसा माहौल प्रदान करता है जहां बच्चे प्यार, सुरक्षा और विश्वास सीखते हैं। परिवार बच्चों के व्यक्तित्व, मूल्यों और दुनिया को समझने की नींव रखता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं वो अपने परिवार के सदस्यों के संपर्क में आकर प्रेम, सहनशीलता, सहयोग और सहानुभूति जैसे अनेक सामाजिक गुणों को सीखते हैं। तो देखिए, परिवार के बड़े लोगों का जैसा व्यवहार और आचरण होता है, बच्चे वैसा ही आचरण और व्यवहार करने का प्रयत्न करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर परिवार का जो बच्चों के सामाजिक विकास में प्रभाव पड़ता है उसको हम लोगों ने देखा है। उसके बाद हम लोग जो दूसरा कारक देखेंगे वो कौन सा है? तो जो दूसरा कारक है वो है वंशानुक्रम। तो हम लोग देखते हैं कि वंशानुक्रम का बच्चों के सामाजिक विकास में किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। तो हम लोग देखते हैं कि बच्चों के सामाजिक विकास में वंशानुक्रम से प्राप्त कुछ आनुवांशिक गुण होते हैं, जैसे उनका मूल भाव, संवेग, सहज क्रियाएं, क्षमताएं, अनुकरण एवं सहानुभूति आदि। देखिए, बच्चों के सामाजिक विकास में वंशानुक्रम का प्रभाव सीधा नहीं होता है, बल्कि यह वातावरण के साथ मिलकर होता है। यह बच्चे की जन्मजात क्षमताओं जैसे स्वभाव, बुद्धि और प्रवृत्तियों को निर्धारित करता है, अर्थात यह आधार प्रदान करता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्रो एवं क्रो के अनुसार शिशु की पहली मुस्कान या उनका कोई विशिष्ट व्यवहार वंशानुक्रम और पर्यावरण के जटिल अंतःक्रिया से उत्पन्न होने वाला हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है,
क्रो एवं क्रो के अनुसार शिशु की पहली मुस्कान या उनका कोई विशिष्ट व्यवहार वंशानुक्रम और पर्यावरण के जटिल अंतःक्रिया से उत्पन्न होने वाला हो सकता है। अर्थात जो शिशु का पहला मुस्कान होता है या अन्य विशिष्ट व्यवहार जैसे खुश होना, रोना, तेज आवाज़ से चौंकना, ये जैविक प्रवृत्तियों से शुरू होता है जो पर्यावरण से उत्तेजनाओं के मिलने पर विकसित होता है। इसके बाद जो हमारा अगला कारक है वो कौन सा है, तो वो है पड़ोस। अब हम लोग देखेंगे कि एक पड़ोस किस प्रकार से बच्चों में सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि एक स्वस्थ और सकारात्मक पड़ोस बच्चों को आवश्यक सामाजिक कौशल सिखाता है, उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है और उन्हें समुदाय के साथ जुड़ने के अवसर देता है। अर्थात एक ऐसा परिवेश जहां बच्चे दूसरों के साथ बातचीत करके संवाद, सहयोग और सहानुभूति जैसे सामाजिक कौशल सीखते हैं, जहां वे सुरक्षित महसूस करते हैं और समुदाय का हिस्सा बनने के कई अवसर प्राप्त करते हैं। इस प्रकार का वातावरण बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक नकारात्मक वातावरण बच्चों को नकारात्मक अनुभवों में धकेल सकता है और बच्चा बिगड़ सकता है। देखिए, ऐसे बच्चों में आत्मविश्वास की कमी होती है, वे चिंतित व अवसादग्रस्त होते हैं, उनमें सामाजिक कौशल की कमी और रिश्तों में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद हम लोग जो अगला कारक देखेंगे वो कौन सा है, तो वो है विद्यालय। अब हम लोग देखते हैं कि एक विद्यालय किस प्रकार से बच्चों में सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि स्कूल विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों को एक साथ लाकर आपसी सम्मान, सहानुभूति और सहिष्णुता को बढ़ावा देते हैं। तो देखिए, स्कूल ऐसे स्थान हैं जहां अलग अलग सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चे एक ही छत के नीचे पढ़ते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और एक दूसरे की भिन्नताओं को स्वीकार करना व उनका आदर करना सीखते हैं, जिससे उनके बीच में आपसी समझ, सहयोग और सहनशीलता का भाव विकसित होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि विद्यालय एक संरचित वातावरण प्रदान करता है जहां बच्चे समूह गतिविधियों में भाग लेकर और विभिन्न दृष्टिकोणों से परिचित होकर अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता और आत्मसम्मान विकसित करते हैं। देखिए, यहाँ पर संरचित वातावरण का मतलब है सुव्यवस्थित और सुरक्षित माहौल प्रदान करना। तो विद्यालय बच्चों को सुव्यवस्थित और सुरक्षित माहौल देता है जहाँ वे समूह में रहकर, खेल कूद कर, पढ़ाई या अन्य गतिविधियों में भाग लेते हैं, जिससे उन्हें दूसरे के नज़रिए समझने और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करने जैसे सामाजिक और भावनात्मक कौशल विकसित करने का मौका मिलता है, जो उनके आत्मविश्वास को तो बढ़ाएगा ही और उन्हें बेहतर इंसान बनाने में भी मदद करेगा। इसके बाद जो हमारा अगला कारक है वो है शारीरिक व मानसिक विकास। तो हम लोग देखते हैं कि शारीरिक व मानसिक विकास किस प्रकार से बच्चों में सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि एक स्वस्थ शारीरिक और मानसिक अवस्था बच्चों को सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने, दूसरों के साथ संबंध बनाने और भावनात्मक स्थिरता बनाए रखने में मदद करती है। देखिए, मजबूत शारीरिक गठन और स्वस्थ शरीर बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाता है, जिससे वे सामाजिक स्थितियों में बेहतर ढंग से भाग ले पाते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य बच्चों को सक्रिय खेल कूदों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो टीम वर्क, सहयोग और संचार कौशल सीखने का अवसर भी प्रदान करता है। इसके साथ ही हम लोग देखते हैं कि मानसिक विकास से बच्चों में समझने और सीखने की क्षमता बढ़ती है, जो उन्हें दूसरों के विचारों को समझने और सामाजिक मानदंडों का पालन करने में मदद करती है। इसके साथ ही आप लोग को याद रखना है, मानसिक स्वास्थ्य बच्चों को अपनी भावनाओं को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करना सिखाती है। वहीं कुपोषण, बीमारी या मानसिक तनाव शारीरिक और भावनात्मक विकास में बाधा डालकर सामाजिक अलगाव और व्यवहार संबंधी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। देखिए, शारीरिक अक्षमताएं या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बच्चों को खेल और सामाजिक गतिविधियों से दूर रख सकती है, जिससे सामाजिक अलगाव हो सकता है। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं जैसे चिंता, अवसाद या आघात बच्चों की सामाजिक बातचीत और रिश्तों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है।
इसके बाद जो हमारा अगला कारक है वो है बच्चों के साथी। तो हम लोग देखते हैं कि बच्चों के साथी किस प्रकार से बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि बच्चों के सामाजिक विकास में साथियों का गहरा प्रभाव होता है, क्योंकि वे सामाजिक मानदंडों को सीखने, नए कौशल विकसित करने, आत्मनियंत्रण और आत्मविश्वास बढ़ाने के अवसर प्रदान करते हैं। देखिए, बच्चे साथियों के साथ बातचीत करके सामाजिक मानदंडों को सीखते हैं, जैसे बारी बारी से खेलना, साझा करना और दूसरों के साथ सहयोग करना। इन सब को बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि सकारात्मक सहकर्मी संबंध भाषा कौशल को बढ़ावा देते हैं, विवादों को सुलझाने की क्षमता बढ़ाते हैं और भविष्य के रिश्तों के लिए एक मजबूत नींव बनाते हैं। तो इसका मतलब है साथियों के साथ संवाद करने से बच्चों को भाषा कौशल का अभ्यास होता है और उसे सुधारने का उनको अवसर भी मिलता है, जिससे कि वे अपने आसपास के लोगों से बेहतर ढंग से जुड़ पाते हैं। दोस्तों के साथ संबंध से बच्चे अपने भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं। दोस्तों के साथ यदि उनका अनुभव सकारात्मक रहेगा तो बच्चों का आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ेगा, और मजबूत आत्मसम्मान और बेहतर भाषा कौशल बच्चों को सहकर्मियों के साथ होने वाले मतभेदों को प्रभावी ढंग से सुलझाने में मदद करते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला कारक है वो है आर्थिक स्थिति। तो हम लोग देखते हैं कि आर्थिक स्थिति किस प्रकार से बच्चों में सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि निम्न आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चों में पोषक तत्वों की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच की कमी, तनावपूर्ण वातावरण और बेहतर शैक्षिक अवसरों का अभाव होता है, जिससे उनके आत्मविश्वास, व्यवहार और भविष्य की संभावनाओं पर प्रतिकूल असर पड़ता है। देखिए, निम्न आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चों को अक्सर पौष्टिक भोजन कम मिलता है, उनके परिवार में बेहतर इलाज के लिए ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इन सभी विपरीत परिस्थितियों के कारण हम देखते हैं कि उनका आत्मविश्वास कम होता है और वे सामाजिक रूप से कुछ संकोचित नजर आते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि उच्च आर्थिक स्थिति वाले बच्चों को बेहतर पोषण, सुरक्षित माहौल और अधिक सामाजिक मेलजोल मिलता है, जो उनके स्वस्थ सामाजिक और भावनात्मक विकास में सहायक होता है। देखिए, उच्च आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चों को सभी सुविधा मिलती है, जिसके फलस्वरूप उनका सामाजिक विकास तुलनात्मक रूप से ज़्यादा होता है। इसके बाद जो हमारा अगला कारक है वो है धर्म। अब हम लोग देखते हैं कि एक धर्म किस प्रकार से बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने से बच्चों में सहानुभूति और सहयोग बढ़ता है, जिससे वे दूसरों के साथ सकारात्मक संबंध विकसित करते हैं और अलगाव की भावना उनमें कम होती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि धर्म बच्चों को ईमानदारी, करुणा और जिम्मेदारी जैसे नैतिक मूल्यों से अवगत कराता है, जो उनके व्यवहार और निर्णय लेने के लिए एक मजबूत नैतिक ढांचा प्रदान करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि धर्म की विकृतियों या धार्मिक सत्ता के दुरुपयोग के कारण असहिष्णुता, घृणा और विभाजन बढ़ सकता है और इससे बच्चों में सामाजिक विघटन पैदा हो सकता है। इसके बाद जो हमारा अगला कारक है वो है पालन पोषण की विधि। तो हम लोग देखते हैं कि जो पालन पोषण की विधि है वो बच्चों के सामाजिक विकास को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि समानता, सहयोगी और प्यार भरा वातावरण प्रदान करने वाला पालन पोषण का जो विधि होता है, उससे बच्चों को जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए ज़रूरी कौशल मिलता है, जिससे वे मजबूत और आत्मविश्वासी बनते हैं। देखिए, सकारात्मक पालन पोषण जिसमें प्यार और सुरक्षा का वातावरण होता है, बच्चों में आत्मविश्वास और चुनौतियों का सामना करने की क्षमता को वो बढ़ाते हैं। यह विधि बच्चों को भावनाएं व्यक्त करने और रिश्ते बनाने में मदद करती है, जो उन्हें मजबूत और आत्मविश्वासी भी बनाते हैं। इस पालन पोषण से बच्चे भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करते हैं, जिससे वे स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ पाते हैं। इसके विपरीत कठोर या उपेक्षापूर्ण तरीके बच्चों में सामाजिक कठिनाइयाँ, आक्रामक व्यवहार और खराब आत्मसम्मान को बढ़ावा दे सकते हैं। देखिए, जो बच्चे मारपीट या भावनात्मक हिंसा के अधीन होते हैं
उनमें टकराव, झूठ बोलने की प्रवृत्ति और सामाजिक रूप से अलग होने की संभावना अधिक होती है। इसके बाद जो हमारा अगला कारक है वो है लिंग। अब हम लोग देखते हैं कि लिंग किस प्रकार से बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि लड़कों को प्रारंभ से अधिक स्वतंत्रता प्रदान करने के कारण उनका जो स्वभाव होता है वो सामान्यतः अधिक क्रोधी और झगड़ालू प्रवृत्ति का होता है। और इसके विपरीत हम लोग देखेंगे कि लड़कियों में सहन शक्ति, सहिष्णुता, सहानुभूति और त्याग की सामाजिक प्रतिक्रियाएं लड़कों की तुलना में अधिक होती है। तो इस प्रकार से आप लोगों को इतने कारक याद रखने हैं जो कि बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। इसके बाद हम लोग अंत में बच्चों में सामाजिक विकास से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। तो पहला आप लोग को याद रखना है, शिक्षकों द्वारा शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करने से समाजीकरण में सहायता मिलती है। तो आप लोग को याद रखना है, इन गतिविधियों से छात्रों के बीच सहयोग, संचार, सहानुभूति और टीम वर्क की भावना का विकास होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का विशेष महत्व होता है, क्योंकि खेल उन्हें दूसरों के साथ बातचीत करना, सहयोग करना, समझौता करना और भावनाओं को समझना सिखाते हैं। खेल के माध्यम से बच्चे समूह में काम करना, नए दोस्त बनाना और सामाजिक नियमों को समझना सीखते हैं। खेल से वंचित रहने से बच्चों में अलगाव, आत्मनियंत्रण की कमी और खराब संचार कौशल जैसी समस्याएं हो सकती हैं, जो कि उनके वर्तमान और भविष्य के विकास को भी प्रभावित कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग समाजीकरण की एजेंसी के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग समाजीकरण की दो एजेंसियों के बारे में पढ़ेंगे। एक है समाजीकरण की सक्रिय एजेंसी और दूसरा है समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी। तो सबसे पहले हम लोग समाजीकरण की सक्रिय एजेंसी के बारे में देखेंगे। तो वे एजेंसियां जो व्यक्तियों के साथ सीधे संपर्क करके सामाजिकरण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेती है, क्या कहलाती है? सक्रिय एजेंसी कहलाती है। इसके अंतर्गत परिवार, पड़ोस, स्कूल, धार्मिक संस्थान आदि को शामिल किया जाता है। उसके बाद हम लोग निष्क्रिय एजेंसी के बारे में देखेंगे। तो वे एजेंसियां जो व्यक्तियों के साथ सीधे संपर्क न करके समाजीकरण प्रक्रिया में भाग लेते हैं, उसको हम लोग निष्क्रिय एजेंसी कहते हैं। इसके अंतर्गत सार्वजनिक पुस्तकालय, टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन आदि को शामिल किया जाता है। तो यह था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने शिक्षक भर्ती परीक्षा और सीजी टेट 2026 के एक महत्वपूर्ण विषय बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत बच्चों में सामाजिक विकास को देखा है। यह हमारे इस वीडियो सीरीज का दूसरा भाग था। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।